राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने की इजाज़त दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब रात को मैं इस विधेयक को देख रहा था तो बार बार मन में एक प्रश्न उठता कि राजस्थान में से क्या हालात हो गए कि इस विधेयक की जरूरत पड़ी। बड़े लंबे समय तक बार बार सोचने के बाद एक उत्तर जो मुझे मिला कि ये विधेयक वर्तमान शासन को खाद्य पानी की व्यवस्था करता है। राजस्थान, आप इसी राजस्थान में पैदा हुए। राजस्थान का हमारा जो भाईचारा, गंगा जमनी जो तहजीब है, उससे आपसे ज़्यादा वाकिफ और कौन होगा। राजस्थान की भाईचारगी बेमिसाल है। और तभी माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी शायर ने जब ये 2 लाइन कही, मैं दुआ करूं तेरे मंदिर का स्वर्ण कलश आबाद रहे, मैं दुआ करूं तेरे मंदिर का स्वर्ण कलश आबाद रहे, मैं करूं याचना ईश्वर से मस्जिद तेरी निर्द्वंद रहे। जब कोई शायर इस तरह की बात लिखता है, इससे साफ साफ हमारी गंगा जमनी तहजीब का एक परिदृश्य हम लोगों के सामने आता है। सरकार इस बिल को लेकर के आई। सरकार की मंशा के बारे में आपको स्पष्ट किया कि खाद्य पानी का काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी जो विसंगति जो पैदा होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक ध्रुवीकरण और असमानता जो बढ़ेगी, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। आपने अधिकारियों को जो सक्षम अधिकारी के नाम पे आपने जो अधिकार दिए हैं, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति से आप जमीन खरीद नहीं सकते। यदि आपने पूर्व में खरीद ली, बेच ली, तो आपको उसको भी वायलेट करने का आपके पास में अधिकार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, न केवल संपत्ति वहीं तक की, बल्कि जो आपने जो क्षेत्र घोषित किया है उसके 500 मीटर के दायरे तक वो सारा विक्षुब्ध क्षेत्र होगा, डिस्टर्ब एरिया होगा। संपत्ति कौन बेचेगा, किसको बेचेगा? संपत्ति का मालिक मैं हूं। मुझे इस बात का अधिकार है कि मैं अपनी संपत्ति का अधिकार रखूं, मैं स्वयं अपनी मर्जी से संपत्ति बेचूं, मैं जहां रहूं वहां रहूं। सरकार मुझे बाधित करेगी कि तुम यहां पे रहो और तुम यहां नहीं रह सकते। संविधान का अधिकार हमें यह देता है, अनुच्छेद 214, और वहां आप असमानता पैदा करेंगे, समानता के अधिकार के साथ में आप वहां क्लासिफाई करेंगे कि विक्षुब्ध क्षेत्र है, ये समाज ये है, ये समाज ये है। संविधान ने कभी शायद इस पत्र की मंशा का विचार नहीं किया। वो यही सोच के हुआ था कि भाई इस मुल्क में जो भी रहेंगे उन सबको समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(f) और आर्टिकल 300(a) में किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एसडीएम डिसाइड करेगा। एसडीएम ये डिसाइड करेगा कि किसको क्या करना है। इससे निश्चित रूप से जो उसका ये जो कानूनी अधिकार है, जो जुडिशरी के पास में जो पावर है, वो पावर एसडीएम के पास में आ जाएगी। कार्यपालिका से जुडिशरी से वो सारे अधिकार कार्यपालिका के पास आ जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सेल वैलिड है या नहीं, ये एसडीएम डिसाइड करेगा। परमिशन देगा या नहीं देगा, ये एसडीएम डिसाइड करेगा। लिया हुआ पोजीशन वापस दिलाएगा, ये भी एसडीएम डिसाइड करेगा। तो सारे एग्जीक्यूटिव अधिकार आपने एसडीएम को दे दिए। इससे जो परेशानी जो होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से जो प्रॉपर्टी का जो मार्केट है, जो रियल एस्टेट है, उस पर इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ेगा। एक बार कहीं भी आप यदि आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये क्षेत्र जो है ये डिस्टर्ब एरिया है, स्वतः ही उस मार्केट की जो वैल्यू है वो स्वतः ही गिर जाएगी। ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी आदमी डिस्टर्ब एरिया में जाना पसंद नहीं करता, तो मार्केट की वैल्यू गिर जाएगी, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन पावर आपने दिए हैं और ये सारा का सारा
काल्पनिक है। इन्होंने ये तय कर लिया कि भाई यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया ये है, लॉजिक क्या होगा नहीं होगा, छोटी मोटी घटनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय समाजों में सब जगह ही होती है। मेरा मानना ये है कि एक साधारण सा परिवार भी यदि डिस्टर्ब है, उसका विकास नहीं हो सकता। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास। लेकिन जब हम हकीकत में जब देखते हैं, जब इस तरह के कानून जब आते हैं, तो हम क्लासिफाई करते हैं कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हमारे इस मुल्क में, हमारे खासतौर से राजस्थान में सामाजिक जो सौहार्द जो है वो उसकी बड़ी अनूठी बेमिसाल है। यहाँ के शायरों ने न केवल इसके बारे में लिखा, बड़े साफ शब्दों में लिखा है, इंसान बनकर देख तू इंसान की नजर से, हिंदू की आंख से ना मुसलमान की नजर से। प्यासा सिसक रहा है उसे 2 घूंट जल पिला, भूखा तड़फ रहा है उसे 2 रोटियां खिला। तू देख परेशान को परेशान की नजर से, हिंदू की आंख से ना मुसलमान की नजर से। सरकार का क्या दायित्व है? सरकार के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, शास्त्रों में जो कहा है, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु रिस्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति। शासक का यह दायित्व है कि वो अपनी जनता को न्यायपूर्ण शासन दे, उसके शासन में सभी लोग प्रसन्न रहे। मैं कौन हूं? मुझे सरकार से इस बात का भय लगेगा कि मैं जिस जाति से आया हूं, सरकार मुझे प्रोटेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ये सरकार का काम नहीं है। सरकार का दायित्व शास्त्र जब निर्धारित करता है तो निश्चित रूप से करता है कि तुम्हारा दायित्व है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम शासन को न्यायपूर्ण तरीके से चलाओ। शास्त्र कहता है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। जो शास्त्र ये बात कह रहे हैं, लेकिन हम उस शास्त्र से बिल्कुल विपरीत, एक तरफ तो हम शास्त्रों की बात करते हैं और जब हकीकत में व्यवहार रूप में जब कोई बात आती है तब उससे बिल्कुल इतर हो जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने संपत्ति के अधिकार का ये जो हनन किया, इससे जो बाकी जो विसंगतियां पैदा होगी, किस तरह का भ्रष्टाचार इससे पनपेगा, ये निश्चित रूप से हम सब जानते हैं। जुर्माने की भी व्यवस्था की है, 5 साल की कैद होगी और वो भी नॉन बेलेबल होगी। ये सारी चीजें माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि जिनके समक्ष में ये बात रख रहा हूं, सरकार ऑटो मोड पे है, क्योंकि पायलट दिल्ली में है और सरकार ऑटो मोड पे है। वैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं आपकी कृपा से, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, और कभी बात भी नहीं टालते लेकिन मैं इस बात को जानता हूं, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं इनके सर के ऊपर से जा रही है। इन बातों को ये नहीं मानेंगे, इसको मैं जो प्रस्ताव रखूंगा उस प्रस्ताव से ये सहमत नहीं होंगे। लेकिन फिर भी चूंकि मैं कल इस पाप का भागी नहीं बनूं, मैं इस प्रायश्चित मुझे नहीं करना पड़ेगी। मैं जब सदन में इस बिल पे जब चर्चा हो रही थी तो मैं इसका भागी नहीं बनूं। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के बारे में, इस देश की जो 8 करोड़ जो जनता है वो क्या कह रही है इनको। मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराये सोलों का गम नहीं। मुझे खोप आती से गुल से ये कहीं चमन को जला न दे। चमन कौन? सरकार। 8 करोड़ जनता सरकार से कह रही है कि मुझे अपने आप से डर नहीं है, हम सब में भाईचारा, हम किसी से भयभीत नहीं है, कोई किसी से भयभीत नहीं है, सब स्वस्थ है, सब प्रसन्न है और सब सुरक्षित हैं। सरकार से डर है। ये माचिस लिए हुए फिर रही है। कब माचिस दिखाऊं? गांव में सभापति अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में एक कहावत चलती है, बावड़ा गांव ना बाढ़ जे। बोले बहुत अच्छा काम किया, याद दिला दिया। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अंचल में हमारे सीकर में जो कुरेश व्यापार में जो लोग हैं, खासतौर से पशु का व्यापार करते हैं, ग्रामीण अंचल में जाते हैं और वहां जाकर के माननीय अध्यक्ष महोदय वो पशुओं का व्यापार करते हैं। पीढ़ियों से जा रहे हैं, वहां जाकर के वो कहते हैं दादा राम राम, काका राम राम, बाबा राम राम, माँ राम राम, और वहीं खाना खाते हैं। गोदारा साहब बैठे हैं, पूछो आप इनसे। कभी किस तरह की कोई बात नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है।
वो हर आदमी अपने आप में जो है इस देश का नागरिक है और हर एक की अपनी इस जिम्मेदारी, इस अपने राष्ट्र के प्रति उसके अपने कर्तव्य, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी विगत कुछ वर्षों पहले गोवंश के बारे में काफी चिंता होती है, उधर के माननीय सदस्य भी करते हैं, इधर के माननीय सदस्य भी करते हैं। कुछ लोगों को मैंने जमा किया कि भाई गोवंश में गाय के लिए तो गौशाला बन जाती है, लेकिन नंदी के लिए कुछ नहीं हो रहा है, आओ अपन बैठ करके वो नंदीशाला बनाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर के ताज्जुब होगा, उस नंदीशाला के सबसे पहले जो चंदा किसी ने दिया तो सीकर के कुरेश व्यापार संघ ने उसमें चंदा दिया, 2,51,000 रुपया उन्होंने केस दिया कि नंदीशाला बनाइए। ये हमारी भाईचारगी, हमारा सौहार्द है आपस का। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत विनम्र शब्दों में आपसे आग्रह है, मेहरबानी करके जल्दी नहीं करें। आपको वास्तव में लगे कि भाई ये कुछ बात है तो लोगों की सहमति आने दीजिए, सिलेक्ट कमेटी में इसको भेज करके इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। और जब तक कॉमन कंसेंसस बनेगी, भाई हम कहीं आपस में एक दूसरे कोई किसी तरह का भय है ही नहीं, क्यों हम जो है इस तरह से परेशान हो रहे हैं, क्यों हम इस बात से भयभीत हो रहे हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेहरबानी करके इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजें, तसल्ली से इस पर चर्चा करें, और जो भी कुछ इसमें विसंगतियां हैं, यदि आप नहीं भी माने तो इसमें जो भी कुछ विसंगतियां हैं, हालात ऐसे नहीं बनाए कि सक्षम अधिकारी के नाम पे वो आदमी इतना एम्पावर हो जाए कि करप्शन पैदा होने लग जाए, लोगों की जो है खुद की अपनी संपत्ति के बारे में वो चिंतित हो जाए। मेहरबानी करके इसमें एक बार आप दोबारा सिलेक्ट कमेटी में भेज करके इसको एक बार पुनर्मूल्यांकन कराएं, ताकि इस तरह की विसंगति नहीं पैदा हो। हमारा राजस्थान बड़ा सुरक्षित है, आपस में बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है। मेरी पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का वातावरण बनने से रोकें और इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, इसके बाद लास्ट में